नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम विपक्ष के साथ साथ लिबरल लॉबी, इसके साथ साथ वो तमाम एनजीओ और वो संगठन जो बीजेपी पर हमेशा अपना निशाना साधे रखते हैं, उनके निशाने पर सबसे पहला टारगेट कौन होता है? अगर आप इस तरह देखते हैं तो अगर केंद्रीय नेताओं को छोड़ें तो राज्य की राजनीति में सबसे पहले नंबर पर निसंदेह योगी आदित्यनाथ होंगे, तो दूसरे नंबर पर हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता बिस्व शर्मा को घेरने के लिए तमाम संगठन लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि हेमंता आए हुए तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के किसी भी नेता से ज़्यादा साफ तरीके से वो डिवीज़न की बात करते हैं। वो मुस्लिम वोटों को लेकर बिल्कुल आक्रामक रहते हैं और इस गठबंधन पर वो पूरे तौर पर सीधा हमला बोलते हैं, जिस तरह का जो तुष्टीकरण है उसको लेकर। और अब उनको घेरने के लिए अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई बार ये कोशिश की जाती है कि उनको राजनीतिक तौर पर घेरा जाए, कभी उनके जब उसमें विफल रहते हैं तो फिर उनके लिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो अक्सर उनके खिलाफ लंबी याचिकाएं लेकर लोग पहुंचते रहते हैं। और ऐसे ही एक मामले में कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि बीजेपी की जो एक पोस्ट है जो उनकी उस पर है, उसको उसके असम बीजेपी की साइट से हटाने के लिए एक याचिका आई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक डीबी यानी डबल बेंच ने जो है, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ थी, उन्होंने उस पर नोटिस इशू किया है। ये मामला क्या है पहले ये समझते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर क्यों मजबूरी है हेमंता बिस्व शर्मा या बीजेपी की कि वो सीधे तौर पर बात करना शुरू करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे है, उस पर असम बीजेपी का जो आधिकारिक हैंडल था, उस पे से एक वीडियो को हटाने की याचिका थी। उस पर एक नोटिस इशू किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कथित तौर पर कि अगर असम बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी तो असम पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा। इस तरह से वो इस तरह की याचिका सामने आई थी। दरअसल इस याचिका पर अगली 28 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी, जो आने वाली 28 अक्टूबर है। इस पर नोटिस तो इशू कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे निजाम पासा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो आगामी चुनाव के हिस्से के तौर पर पोस्ट किया गया है और खुले तौर पर मुस्लिमों को निशाना बनाता है, अपमानित करता है और उन्हें दानव की तरह दिखाता है। उन्होंने कहा कि इसमें टोपी और दाढ़ी वाले लोग दिखाए गए और यह भी जोड़ा गया कि भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई भी अदालत के जो शीर्ष अदालत के पिछले निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस पे सुओ मोटो दर्ज हो जाना चाहिए था मामला। और बीजेपी की असम यूनिट ने 15/9 को एक ऐसा वीडियो अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया है जो सरासर झूठा नैरेटिव दिखाता है। ये उनका कहना है, जो अदालत में कह रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहती असम में तो मुस्लिमों द्वारा असम पर कब्जा किया जाएगा। ये नैरेटिव वो बता रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उसमें मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया और चूंकि टोपी और दाढ़ी को उसी से जोड़ लिया गया है, ये अलग बात है। तो उसमें सीधे तौर पर कहा कि वर्तमान शासन व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामों को दर्शाया गया है और बातों के अलावा स्पष्ट रूप से मुस्लिम लोगों को, और चूंकि टोपी और बुर्का पहने को वो कह रहे हैं, चाय बगानों और गुवाहाटी हाई कोर्ट पर कब्जा करते हुए दिखाया गया, जो स्पष्ट रूप से अवैध प्रवासियों को, जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम है। यानी अवैध प्रवासी, एक बात तो साफ होती है कि ये वहाँ खुद से मान रहे हैं कि अवैध प्रवासी वहाँ मुस्लिम संख्या है जो आती है राज्य में। और अंत में कहा गया कि राज्य में 90% जो है वो आबादी मुस्लिम हो जाएगी। तो याचिका कह रही है कि भाई सत्ताधारी व्यवस्था के रूप में बीजेपी भारत के संविधान से बंधा हुआ है और इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का देश का। इसके लिए इस पर इसको हटाया जाना चाहिए और ये वोट जो है इस तरह मांगा जा रहा था, उस पर नोटिस इशू हो गया। अब हम ये देखते हैं कि बीजेपी का वो तो देखा है, वो तो सब जगह पर उपलब्ध है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि क्या बीजेपी जो कह रही है उसका क्या अर्थ है और पिछले कुछ समय से क्या वहाँ हो रहा है और हेमंता की राजनीतिक स्थिति कैसे और क्या बदली। अगर हम लोग देखते हैं तो असम में मुस्लिम आबादी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ वहाँ पहुँचती है, क्योंकि जब बांग्लादेश जो अब है, अगर उस समय हम लोग गौर करें आज़ादी से ठीक पहले,
तो वो कुछ समय से जैसे ही चाय बागान बनने शुरू हुए थे, तो आसाम में जब चाय बागान लगाने लगे अंग्रेज, तो उन्होंने बांग्लादेश का जो हिस्सा अब कहलाता है, पहले वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ से मुस्लिमों को, चूंकि मुस्लिम कम मजदूर में उपलब्ध थे और वहाँ जनसंख्या की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी, तो उनको लाके रखना शुरू कर दिया था। अब 1947 के बाद और उसके पहले की और बाद की जनगणना, यानी जब बंटवारा होने लगा उस समय की बात, और जब ये तय हो गया कि बंटवारा होगा, और जब तो अचानक बहुत तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या आसाम में दिखने लगी, और आज़ादी के बाद ये प्रतिशत और बढ़ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये प्रतिशत आंकड़ों से दिखाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो बांग्लादेश है, वहाँ से जो लोग आए थे, वो कितने लोग आए थे और आज़ादी के बाद क्या वो गए, ये सब पर सवाल है। 1945 जो 1941 का जो सेंसस था, वो कहता था कि मुस्लिम आबादी 25% है, यानी 25.35% उसकी आबादी रही है। और उसके बाद जब ये बात 1951 में हुई, यानी महज 10 साल में हुई, तो डिवीजन के बाद वो कम होने चाहिए थे। इसके उलट आबादी कुछ देर के लिए आपको लगता है 24.86, यानी आसाम के डिवीजन पे धर्म के आधार के बावजूद वहाँ से कोई माइग्रेशन आपको नहीं दिख रहा। मांग जरूर मुस्लिम की थी। तो ये जो वो थे बरपेटा सिर्फ। अब उसके बाद किस तरह से ब्रह्मपुत्र, पूरी ब्रह्मपुत्र वैली में किस तरह से बड़ी संख्या में वृद्धि होनी शुरू हुई, वो उसको इस तरह से देखते हैं कि 1941 में बरपेटा सब डिवीजन में आज जो अप्रवासी मुस्लिम थे, वो उनका प्रतिशत 0.1% था। कितना? 0.1। आज वो 49% है, 49%। यानी इतनी ज़बरदस्त ये ग्रोथ है, ये आपको कहीं भी हिला सकती है। और ख़ासतौर से वहाँ के मूल निवासियों को, असम के मूल निवासियों को, जिनको अगर ये कहें कि जो 6 शेड्यूल में जो ऊपर लगा 371 जिसमें ऊपर लागू किया गया, उस तरह से देखा जाए तो आदिवासी जनजीवन को पूरी तरह से उनकी संस्कृति को बदलने का तरीका है। आज़ादी के बाद जिलों के पुनर्गठन का जो काम था, वो 1947 में जिलावार आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के जो वो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए असम के निचले हिस्सों में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले गए। अब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हम देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कुल आबादी जो है वो राज्य की आबादी का 34.22 है, यानी जम्मू कश्मीर के बाद इससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी किसी राज्य में नहीं होगी जो आबादी का प्रसिद्ध है। माफ़ कीजिएगा। और ये तब का है जब ये 2011 का। अभी ये कितना हुआ होगा इस पर अभी कोई भी आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी। अब जो मुस्लिम बाहुल्य जिले थे, जो पहले कम थे, वहाँ अब वो 11 मुस्लिम बाहुल्य जिले हो चुके हैं। और अगर हम लोग देखें, जो बाहुल्य का मतलब जिनमें 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है, उनमें अगर साउथ सलामारा मनकाचर का देखते हैं तो वहाँ ये आबादी 95% तक है 2011 के हिसाब से। अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। धुबड़ी में 79.67 है, बरपेटा में 70.74 है, दरंग में 64.34 है, हाइलाकंडी में 60% है, ग्वालपारा में 52% है, करीमगंज में 56.36 है, नगांव में 55.36 है, होजाइंग में 5.65 है, मोरी गांव में 52 पॉइंट समथिंग है, और बोंगाई गांव में 50% से ऊपर है। यानी जो लोअर आसाम है और बराक वैली है, इन सब में पूरी तरह से मुस्लिम बहुसंख्यक हो गई, और ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और अगर आप बांग्लादेश के इस समय जो इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी सत्ता में आए हैं, वो अगर इसके साथ जोड़ के देखते हैं तो वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो सपना है, उसमें इन सबको वो अक्सर शामिल करते हुए दिखते हैं। अब ये समस्या क्या रही कि ये अवैध आप्रवासन की समस्या सबसे ज़्यादा रही भारत पाकिस्तान के बीच, फिर भारत डिवीज़न के वक्त, और उसके बाद फिर बांग्लादेश युद्ध, और फिर 1979 से 1985 का जो आंसू के नेतृत्व में चला। उसके बावजूद ये बढ़ते रहे। ये तय हुआ था समझौते में कि 24 मार्च 1971 की आधी रात को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनको निर्वासित करने की डेट जो है निश्चित कर दी गई थी। लेकिन अब वहाँ जो संख्या जिस तरह से बढ़ी, और AIUDF के जिस तरह के स्टांस रहे, जिस तरह से भारतीय मसलों को लेकर हर बार वहाँ हंगामा होता रहा, और उन तमाम जगह पर आपको खोजना पड़ रहा है, यहाँ तक कि आबादियों की जो स्थानीय जो आबादी थी या जो हिंदू आबादी थी, उसके साथ, उनके धार्मिक संस्कारों के साथ, उनके धार्मिक विश्वासों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ होना शुरू हुआ, उसने उनको डराना शुरू कर दिया। तो जनसंख्या बदलाव से उनको लगता है कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ताकत
खत्म हो जाएगी, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ, ऐसा उनको लगता है। और इसकी वजह से जो जमीनों पर दबाव, आपको मालूम है कि किस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा इसलिए निगाहों पर रहते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह का जो आवर्जन है उससे उसको खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि जो तरीके हैं, जैसे उनको सीधे निष्कासित करना है, उसके लिए उनको किसी स्थायी डिटेंशन कैंपों पे नहीं ले जाना, उसके लिए उन्होंने डीएम को अधिकार देने की पहल शुरू की। और जिस तरह से हजारों हेक्टेयर ज़मीन, हजारों एकड़ ज़मीन वो अवैध आप्रवासियों के कब्जों से निकलवा रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो है, क्योंकि जो जितने भी अवैध आप्रवासी हैं उन्होंने ज़मीनों पर पूरा दबाव बनाया हुआ है। अगर आप आसाम के किसी भी हिस्से में घूमते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये है। और अब सिर्फ जो अपर आसाम है उसको छोड़ दें, वहाँ भी बहुत सारे ज़िलों में वो पहुँचने लगे हैं। अब इससे जो मुस्लिम वोटों की जो निर्णायक सीट थी, अगर आप देखते हैं 2011 की, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तो आपके पास 14 साल पुराना है, ये सब चीज़ें बदल चुकी होंगी और बदल चुकी होंगी। और ये जो है असम में 25 में से 30 विधानसभा ऐसी हैं, 25 से 30 विधानसभा जहां मुस्लिम मतदाता परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी जो मुस्लिम आबादी वहाँ 40% से ज़्यादा है। अगर परिसीमन देखते हैं तो परिसीमन जो 1923 के ड्राफ्ट में, जो 2023 का ड्राफ्ट बनाया गया है, उसमें मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को पहले के मुकाबले 29 से हटा के लगभग 22 करने का है। और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों ने और तमाम मुस्लिम आबादी ने विरोध किया। अगर असम की जो 14 लोकसभा सीटें हैं तो आप देखेंगे उनमें से कई सीटों पर, जिसमें से प्रमुख क्षेत्र हैं धुबड़ी, ये क्षेत्र पूरी तरह सबसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक रूप है। और यहाँ किसी हिंदू को आप, वहाँ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ वो कभी जीता ही नहीं है या जीत ही नहीं रहा है। अगर पहले से आप देखते हैं बहुत समय से जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी हो गई है वहाँ हिंदू वोटर्स के, हिंदू उम्मीदवार के जीतने की संभावना भी क्षीण होती है, जो ये इस डर को बताती है कम से कम असम के, कि वहाँ अगर मुस्लिम आबादी अगर बढ़ती है तो वहाँ क्या होगा। बरपेटा में मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, करीमगंज बराक घाटी का ये सीट जो है ये भी मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा, नगांव कलियाबोर ये मध्य आसाम का है, यहाँ भी मुस्लिम, यानी निचले आसाम बराक घाटी में जो केंद्रित कई सीटें हैं उनका निर्णायक हार जीत का फैसला अब वही करने लगे। अगर हम ये देखें कि आखिर वो क्यों हैं, उन पर निशाना क्यों साधा जाता है, क्यों हेमंता बिस्व शर्मा उनकी आंखों में गड़ रहा है, तो आपको याद होगा अतिक्रमण विरोधी अभियान इस समय बहुत चर्चा में है, जिस पे अखबारों से लेके तमाम जगह, खासतौर से दिल्ली में बैठा इंग्लिश मीडिया बहुत ज़्यादा काफ़ी रोष व्यक्त करता है। उसमें मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने अतिक्रमण विरोधी यानी एविक्शन ड्राइव बड़े लेवल पे चलाई इसमें। और उन सब का क्या कहना है कि साहब इसमें मुस्लिम ही अल्पसंख्यक होगा, जिन्होंने कब्जा किया होगा उनको जाना होगा। अब अतिक्रमण और इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ फिर वापस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और इसमें एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस, कंटेम्प्ट कोर्ट नोटिस भी दिया था। ऐसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस तरह के कई मामले पड़े हैं। विभाजनकारी टिप्पणियों और एआई को लेके वो कई सारे उनके खिलाफ वो है मुस्लिम संप्रदाय। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, एक में गुवाहाटी कोर्ट ने मुख्यमंत्री द्वारा एक बेदखली अभियान को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया था, क्योंकि उन पर आरोप है कि उनकी टिप्पणी दंगे भड़काने और उसके बीच में है, ये प्रयास है। इसके अलावा असम बीजेपी का, जिस पर अभी सुनवाई हुई है, इसके अलावा झारखंड में एक चुनावी रैली में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के लिए इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग और कानूनी मंचों पर शिकायत की थी। याद होगा आपको कि वो पहला राज्य था जहां मदरसों को राज्य सरकार ने, जो वित्त पोषित थे राज्य के, उनको सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्णय दे दिया था। सब लोगों ने कहा कि साहब ये शैक्षिक अधिकारों में और उनके उसका उल्लंघन है, लेकिन वो नहीं माने। इसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके अलावा जो वित्त पोषित वाला था, इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट को चुनौती दी थी कि ये साहब ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जो राइट है उनको वायलेट कर रहा। हाई कोर्ट ने सरकारी फैसले को बरकरार रखा था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में फिर है, और सुप्रीम कोर्ट अक्सर इस चीज़ों पे कई बार कुछ उछाल देता है। अब असम सरकार ने जब बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और पहले कानून और फिर उसके बाद जब गिरफ्तारियां शुरू की, तो इसको लेके भी गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां कई गिरफ्तार लोगों ने याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टिव है और कम्युनिटी स्पेसिफिक एक्शन है, जबकि सरकार ने कहा कि ये समाज सुधार के लिए बचाव है। हाई कोर्ट ने शुरू में उनको जमानत दे दी कि ये सब इतनी ज़्यादा संख्या में, उनको बड़ी संख्या में हिरासत रखना सही नहीं, और ये बच्चों की सुरक्षा की बजाय आतंक पेश कर रहा है। यानी जो भी माध्यम था उसमें अदालतों के माध्यम से लेने लगी। अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों का जिलावार निर्धारण जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी है, मुख्यमंत्री शर्मा ने इसमें जो अश्विनी उपाध्याय की जो एक PIL है जो चल रही है, जिसमें कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो माइनॉरिटी, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है माइनॉरिटी तक पहुंचने का अगर कोई माइनॉरिटी की बात करता है तो। लेकिन ये एक वहाँ इसका कोशिश ये है कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहाँ उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और इसका एक बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। तो इसीलिए सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट में आना चाहती है। और आपको मालूम है, मैंने बताया कि इसमें अभी चल रहा है नागरिकता संशोधन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा CA पर सबसे बड़े सवाल हुए थे। अगर हम लोग इस वक्त के चुनावी मुद्दे देखें कि हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा काम यही हो रहा है कि सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा जो है जनसांख्यिकी बदलाव ही है। अवैध आप्रवासन ही वहाँ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखेंगे तो CA का विरोध करने में स्वदेशी असमिया समुदाय सबसे आगे रहा, और उसने कहा कि मुस्लिम समुदाय मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीके से इसको समर्थन और विरोध दोनों किया, क्योंकि जो सबसे पहले लागू होने वाला 2017 का नाम, उसमें देखा होगा आपने किस तरह से ज़्यादा हिंदू ही उसमें आ गए थे। 2017 मतलब माफ़ कीजिएगा 17 लाख जो है जो बचे थे जिनका वो हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा लोग वही हुए थे। इसके अलावा जातीय और भाषाई पहचान जो मुद्दे चल रहे हैं, असमिया, बोडो, मिसिंग और अन्य जातिवादी जो जातीय माफ़ कीजिएगा आदिवासी जनजातीय समुदाय हैं, उनको जो है भूमि अधिकार और संरक्षण की बात की जा रही। परिसीमन पर आपको मालूम है कि ये लड़ाइयाँ अभी चल रही हैं, उन्होंने सीमाओं को बदल दिया है, और सत्तारूढ़ मतलब BJP ने दावा किया कि स्वदेशी समुदाय के लिए सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, जबकि विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो इसको उस पर बनाए रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इस समय कामयाब है। पिछला जो चुनाव का रिजल्ट वो कहता है, जो दूसरी बार मतलब ये पहला मौका था। इससे पहले सरकार में तो असम में जब 2015 में हुआ, 2016 में पहला चुनाव में जब BJP सत्ता में आई थी, सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बने थे सर्बानंद सोनोवाल, तो उस वक्त BJP ने पहली बार, लेकिन 2021 में जब वापसी की थी लोगों के दलों पर तब ज़्यादा असर हुआ था, क्योंकि उसको तो एक एब्रेशन मान लिया गया था और ये कहा था कि ये गड़बड़ है, अगली बार दूर हो जाएगी। लेकिन BJP ने जिस तरह से काम किया, इस बार उन्होंने 75 सीट जीती थी। जो पिछला चुनाव था लगभग 44% वोट बैंक अपने आप अकेला मिला था, और BJP ने दूसरी बार बहुमत हासिल किया था कि ये स्वदेशी और वो सब मुद्दे जो है उसके सफल हो रहे थे। कांग्रेस ने जो महाजोट बनाया था, कांग्रेस और AIUDF के साथ, उन्होंने 50 सीट जीती थी, 36% था, लेकिन AIUDF ने निचले असम और समबरा घाटी में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन उसने किया था। तो लेकिन अगर हम लोग इसको 2024 से जोड़ते हैं, 2024 में क्या हुआ, NDA, BJP, UPL और AGP जो गठबंधन है, उन्होंने 11 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 3 सीटें मिली, AIDF को 0 मिली। और सबसे बड़ा टेक अवे इसका ये था इस पूरे चुनाव का कि मुसलमान वोट बैंक ने वापस जाके BJP को, उसको AIUDF को छोड़ के कांग्रेस पर जमाना, और इसी के चलते कांग्रेस को इस बार के चुनाव में जीत की उम्मीद दिखने लगी कि वो 2026 में असम में जीत हासिल कर सकती है। और लिहाजा उन्होंने अपने जो दूसरे नेता है नंबर के गौरव गोगोई, उनको भेजा है, और उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। गौरव गोगोई के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम है, वो उनके पिता 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री वही थे। तरुण गोगोई उससे पहले वो केंद्र में रहे हैं, तो लगातार एक शानदार, और उसके बाद से गौरव गोगोई जीत रहे हैं। और गौरव गोगोई और उनके बीच में अगर आप असम फॉर BJP के उस पर जाते हैं ट्विटर हैंडल पर, आप देखेंगे किस तरह का एक जो सीधा वॉर है प्रफुल्ल मतलब वो आप देखेंगे गौरव गोगोई और सीधे तौर पर टकराते दिखते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। गौरव गोगोई की वाइफ को लेकर जो बाहरी हैं UK की, उनका पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर लगातार असम फॉर BJP एग्रेसिव रहती है। अगर आप जाएंगे उनके ट्विटर हैंडल पर तो पाईजान देखेंगे, वो वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं पाईजान, और उसको जो है वहाँ देखते हैं। 2024 में जो कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, वो ये बताती हैं कि वहाँ धुबड़ी, बरपेटा और नगांव, जहां 80% धुबड़ी में आबादी मुस्लिम है, बरपेटा 50, नगांव 55, यानी इन सब में ये बताया कि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ बहुत तेज़ी से, और इसीलिए रकीबुल ने पिछले चुनाव में लगभग 11 उसकी सबसे बड़ी जीत जो है उन्होंने वहीं हासिल की थी। अगर हम ये कहें तो BJP की सफलता का आधार तो वही था कि स्वदेशी असमिया, हिंदू, बंगाली और आदिवासी, उसने इसको एक बहुत बड़ा वो किया। तो इस पूरे टेक अवे में क्या रहा कि 2024 का टेक अवे यही था कि वहाँ सबसे बड़ा मामला उसका है। तो राजनीतिक बदलाव
बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्मी का एक मतलब वो माफ़ कीजिएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल जो वो है उसमें इलेक्शन हुआ था। जो वहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने सबको कोशिश की थी हिंदू और उस वोट बैंक को साधने की, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसको साधने में वहाँ नाकामी मिली और उससे इस बार जो हुआ है वो वहाँ उनको हार मिली है। अगर हम लोग देखते हैं एक बड़ा झटका मिला है बीजेपी यूपीपीएल को गठबंधन जो बीटीआर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का के अंतर्गत आने वाली जो चुनाव अभी हुए हैं उनमें बड़ी तरह से, और जो बोडोलैंड पीपुल फ्रंट था उसने वापसी की है और बीजेपी और उसको हराया है। हगरामा उनका मोहिलरी के नेतृत्व में वीसीडीसी चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। हाल फिलहाल के चुनाव में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बता रहा है कि स्थानीय सरकार ने जिस तरह से वहाँ चलाई वो मुद्दे उनके खिलाफ गए और अभी भी रीजनल पार्टी का असर है। ये चिंता बड़ी चीज़ है क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा ने बहुत कोशिश की थी इसको जीतने की। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये ध्रुवीकरण किस तरह से आगे बढ़ेगा। अब वोटिंग पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो बराक और वैली और राज्य के अंदर हिस्सों में रहने वाले बंगाली हिंदू जो अक्सर सीए के लाभार्थियों में से हैं बीजेपी को मजबूती से समर्थन दिया और वो मुस्लिम अप्रवासन को अपने लिए खतरा देखते हैं। वोटिंग पैटर्न 2021 का ये था, 74% बंगाली हिंदुओं ने एनडीए को वोट दिया था। उसी तरह असमिया हिंदू हैं जो उनका 2021 का हम लोग देखते हैं वोटर पैटर्न तो 67% वोटर्स जो है हिंदू मतदाता एनडीए को था। तो ये पूरी की पूरी जो रणनीति थी वो पूरी तरह से घेरती रही है और मुझे लगता है कि अब ये समय जो है इसीलिए इस चुनाव से पहले हेमंता बिस्व शर्मा पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है होंगी। इस वक्त कई चीज़ें जो विरोध में दिख रही हैं उसमें एक अहोम वाला है, जो अहोम जाति जो बीजेपी के साथ खड़ी थी लेकिन उनको अहोम को ये बड़ा प्रभावशाली और राज्य का नाम ही उनके नाम पर है। बीजेपी ने इसको लचित बोरफुकन का महिमा मंडल किया और उनको रखा, लेकिन अहोम समुदाय एसटी दर्जा मांग रहा है। बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया है जिसके कारण उनके छात्र संगठन जो है अब 2026 के विधानसभा चुनाव में चुनौती दे रहे हैं कि उनको सबक सिखाएंगे। और बीजेपी ने कांग्रेस ने जो जोरहाट सीट पे जीत हासिल की थी जहां गौरव गोगोई ने, वो इसी तरह अहोम और दूसरे समुदायों का फ़ायदा उठाया था। उसी तरह टी ट्राइब से जो ये 35 से 40 विधानसभा सीटों पे हैं, ये कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी के बाकायदा उनकी योजनाएं और एसटी वाले दर्जे के माध्यम से हुआ था और अभी तक ये रहा है, उनको अभी मिला नहीं है। इसी तरह से कई सारे लोगों ने उनको वोट दिया था। अभी वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जितने वादे पूरे हुए थे वो उनके साथ पूरे हों और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये अदालतों के माध्यम से विपक्ष लड़ता रहेगा। हाँ, जनता के माध्यम से अगर हेमंता जीत के आते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ होगी, लेकिन आज की डेट में अगर सबसे बड़ा आंखों का खार है तो वही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी थोड़ा अलग खबरों को महत्व दें। नमस्कार।